नहीं बेटा, मेरा इसके ऑल्टरनेट 11th होता है, इसलिए नहीं हो पा रहा रेगुलर। चलिए चैप्टर चालू करेंगे, एटम। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। मैं शुरुआत थोड़ा सा सिलेबस से पीछे से करता हूं, मतलब सिलेबस का नहीं है, थोड़ी देर का टॉपिक। डाल्टन थे, उन्होंने एक बात बोली, इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, और हम सब उसी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे एक मकान ईंटों से मिलके बना होता है ना, ईट 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 ईट, है नहीं? तो उन्होंने कहा इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, और हम सब उससे ही मिलके बने हैं, और एटम से छोटा कुछ है ही नहीं संसार में। ये डाल्टन ने थ्योरी दी थी, और उस समय एक्सेप्ट भी की गई होगी, हो गई नहीं, की गई थी। उनके पास कुछ आर्गुमेंट होंगे जिसके थ्रू उन्होंने दुनिया को ये मजबूर कर दिया, यहाँ एटम छोटा होता है। सबने कहा हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं हाँ। फिर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब थॉमसन एक साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा पार्टिकल ढूंढा। अच्छा, डाल्टन के समय एटम की रेडियस, मास सब निकल के आ चुका था, लगभग 10⁻, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ लिख दो। इसकी जो रेडियस थी नियरली 10⁻−10 मीटर की रेंज में होते हैं एटम। नियरली मतलब कोई छोटा बड़ा हो सकता है, एग्जैक्टली कुछ नहीं, तो 10⁻−10 मीटर, ठीक है। और हर एटम का मास अलग अलग भी होता है, मास में स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। तो ये डाल्टन ने ये दुनिया को तस्वीर दी। फिर थ्योरी में बदलाव तब आया जब एक थॉमसन साइंटिस्ट थे, ठीक है, थॉमसन, उन्होंने एक ऐसा पार्टिकल ढूंढा, एक ऐसा पार्टिकल ढूंढा अपनी रिसर्च में जिसपे चार्ज तो, और चार्ज भी उन्होंने खुद कैलकुलेट किया था, कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, अपनी मेहनत से, अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से उसका चार्ज निकाला, Q इक्वल टू माइनस का 1.6 10⁻−19 कूलम, और उसका मास निकाला 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। अब सुनिए, अब थॉमसन ने कहा ये जो मास था ये वाला, ये एटम के, अच्छा एटम की जो मास की रेंज रहती है वो लगभग 10⁻−27 kg की रेंज में रहती है। एटमों के मास की रेंज थोड़ा हल्का भारी हो सकता है, इसी रेंज के आसपास भटकते हैं। अब सुनिए, आप भी थोड़ा थॉमसन के एटीट्यूड के साथ बढ़िए। यार डाल्टन ने कहा दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल ये होता है, लेकिन यार थॉमसन को तो उससे भी छोटा मिल गया ना। डाल्टन कह रहे थे इससे छोटा कुछ नहीं होता, हम सब इसी से मिलके बने हैं। लेकिन थॉमसन को तो ये पता चल गया ना कि इससे भी छोटा पार्टिकल होता है। 9.1 देखो 10⁻−31 kg, लगभग 10,000 गुना हल्का, इससे 10,000 गुना हल्का। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और भी है, जो है ना, एटम का स्ट्रक्चर कुछ और तरीके का है। और जब हम इसे इंडिविजुअली देख पा रहे हैं, उसका मतलब एटम भी टूटा जा सकता है, यदि थॉमसन इसको एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल के रूप में देख पाए थे, इंडिपेंडेंट, अलग से। इसका मतलब एटम के अंदर कोई और भी है, यानी एटम की कहानी खत्म नहीं हो रही अभी, मतलब एटम तो उन्होंने, अच्छा एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, एटम का टोटल चार्ज तो शून्य होता है ना, क्यों निकालें तो उसका 0। अब एटम के अंदर ये चार्ज मिल गए, उसका मतलब एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। और मैंने एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल का कंपोजिशन ढूंढ लिया है कि नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, और इन पार्टिकल का नाम रख दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। ये नाम थॉमसन ने दिया था, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब सिंपल, यदि आप एक नॉर्मल बुद्धि, हाँ हर्ष बेटा बिल्कुल ठीक, यही एटीट्यूड आप थॉमसन का लगाओ, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, नेगेटिव पार्टिकल मैंने ढूंढ लिया, तो एक नॉर्मल सी बात, तो पॉजिटिव भी हो गई होगा। दूसरा, और एक और क्लू देता हूं यार, एटम का मास 10,000 गुना ज्यादा है इससे। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है मास में, एटम के मास में, वो कुछ है नहीं ज्यादा खास। एटम के कंपोजिशन में, एटम को बनाने में इसका कोई खास रोल मास में तो है नहीं, इतना तो मामूली सा मास है, तो एटम दिखता कैसा होगा। तो अपनी चीजों को बुद्धि लगा के वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि एटम शायद तरबूजे जैसा होता है। तरबूजा मतलब देखो, तरबूजा होता है लाल 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 लाल, ये ना लाल, दिख पा रहा हो तो देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं, शेडिंग तो दिख ही रही होगी। अब तरबूजे में दो चीजें होती हैं, एक लाल रंग का गूदा और एक काले रंग के बीज। लाल रंग का गूदा और काले रंग के बीज, लाल रंग का गूदा, काले रंग का बीज, लाल रंग का गूदा और काले रंग के बीज। अब आप ये बताइए, यदि मैं टोटल, और शायद पुडिंग, पुडिंग में नहीं जानता क्या चीज होती है, वो छिलका, अच्छा छिलका को थोड़ा अलग रख दो, पुडिंग माने में जानता नहीं क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश इतनी मेरी अच्छी है नहीं,
हाँ, तो सुनिए बेटा, व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने सोचा यार इसका, जैसे तरबूजा होता है ना, तरबूज, तरबूज यदि 5 किलो का तरबूज है तो उस 5 किलो के तरबूज को यदि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं, लाल लाल रंग का गूदा एक तरफ कर दूं और बीज बीज एक तरफ कर दूं, तो नो डाउट गूदा प्लस बीज 5 किलो का है, लेकिन उस 5 किलो में कंट्रीब्यूशन तो, अच्छा प्लम पुडिंग मॉडल, अच्छा आई डोंट नो, अच्छा पुडिंग हलवा, ओके, बताओ मेरी इंग्लिश, मुझे पुडिंग का मतलब नहीं पता, आज पहली बार पता चला है पुडिंग माने हलवा। अच्छा फ्रूट क्रीम में जैसे फ्रूट्स, ओके। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी फेवरेट डेजर्ट फ्रूट क्रीम ही है मेरा फेवरेट, और चलो बाद में बताऊंगा एक कहानी इसकी। तो अब देखिए जो तरबूज है, वापस तरबूजे पे आते हैं, तरबूजे पे, तो तरबूजे में यदि मैं टोटल तरबूज 5 किलो का है, अब उसमें अभी छिलके को साइड में रख देना, छिलके को साइड में रख देना है ना, छिलके को मत उंगली करना, केवल ये मान लो लाल रंग का गूदा और काले रंग के बीज, ये टोटल वैल्यूएशन 5 किलो की है, तो उस 5 किलो में बीजों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कुछ ग्राम, तो जो मेन वेट है, जो मेन वजन है, वो लाल रंग के गूदे का है। तो सेम थॉमसन ने बोला कि जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा होता होगा कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो सारा मास है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही है, कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन मैंने ढूंढी है ना, ये बीज की तरह जगह जगह रहते होंगे, बीज की तरह, इस तरीके से, यानी, और हाँ ये नेगेटिव चार्ज उतने ही होंगे जितना का पूरा लाल रंग के गूदे पे पॉजिटिव होगा, जिससे कि टोटल एटम क्या हो सके, न्यूट्रल। मतलब यदि मैं लाल रंग के गूदे अलग कर दूं, इसमें ये लाल रंग का गूदा अलग कर दिया, ठीक है, ये ऐसे, अब इसमें केवल गूदा गूदा पल्प, गूदा जानते हो ना, पल्प बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कुछ अंग्रेज भी बैठे होंगे ना यहाँ, और ये बीज मैंने एक तरफ कर दिए, ये कितने थे दिखाए, 6, ठीक है, ये बीज एक तरफ कर दिए मैंने, ठीक। तो अब सुनिए, यानी जो एटम का बज, यानी इस पे मास तो सारा का सारा इस पे है, ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन मास इसमें है, इनका तो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है मास में, और इस पर टोटल चार्ज, यदि मैं इस टोटल चार्ज की बोलूं तो ये प्लस जेडी है और ये टोटल चार्ज माइनस जेडी है, तो एज एन होल एटम न्यूट्रल हो जाएगा। ये थॉमसन ने अपने विचार रखे और ये माने गए उस समय, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रॉन खोज के दिया। अब कहानी में आगे जो ट्विस्ट होगा, आपका जो सिलेबस चालू होता है वो चालू होता है यहां से, चालू होता है गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्सडन, 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, जिसे आप रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल। तो सर आप क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि सच्चाई है ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया ही नहीं था, एक्सपेरिमेंट तो गीगर और मार्सडन ने किया था, जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट थे, अंडर द, मतलब क्या कहते हैं, सुपरविजन ऑफ रदरफोर्ड उन्होंने किया था। इन्होंने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था उस रिजल्ट को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। तो वही बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह लिनार्ड और हॉलॉक ने एक्सपेरिमेंट किया, और क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया, ठीक है। चलिए, तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली, बहुत पतली, लगभग 10 टू द पावर -7 -8 मीटर की थिकनेस। अब आप फील कर सकते हो तो फील करिए ये थिकनेस कितनी कम होती है, 10 टू द पावर -7 मीटर, मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 आते हैं मिलीमीटर में, है ना। और आपका जो नॉर्मल स्केल है उसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होती है, उससे कम वो भी नहीं मेजर करता। अब सोचो मैं कितनी थिकनेस बोल रहा हूं, एक गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, ठीक है, 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ, एक उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, ये दी, इसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे सपोर्ट कर दी, ये दी गोल्ड फॉइल, ठीक है, और लगभग इसकी थिकनेस नियरली 10 टू द पावर -7 -8 की रेंज में थिकनेस, इतनी पतली थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि पैसे वाले थे वो, रईस आदमी थे, मैं तो ऐसे ही करूंगा, है ना। एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी, वो जिस थिकनेस को जनरेट करना चाह रहे थे, ये वाली, ये थिकनेस हर मेटल नहीं जनरेट कर पाएगा, मटेरियल में डक वो मैलिएबिलिटी भी तो होनी चाहिए जो गोल्ड में होती है, तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड की एक लीफ ली। आपने देखा होगा जो प्रीमियम क्वालिटी की मिठाई आती है, आपने तो खाया भी होगा, आप देखते थे में, हम कहाँ काजू की बर्फी खाने वाले हैं,
ठीक है, देख तो लेते ही है। तो काजू की बर्फी पे एक चांदी की फॉइल चढ़ाते हैं, चांदी का वर्क, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोला गया है सोना दे स्वस्थ दिमाग, चांदी दे तंदुरुस्त शरीर, वो आता है च्यवनप्राश में। अब इसका मतलब नहीं चांदी की ईंटें खाने लग जाओ, चांदी की ईंटें खाने लग जाओ, है ना, कि जोश में आ गया कि सोने चांदी खा रहे हो तो सुबह सुबह फिर लेड में से जेवर निकलेंगे हैं। चलिए चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को हाँ चांदी की चम्मच में चटनी चुकाई। ओके, हाँ अब आ जाइए, देखिए तो मैं क्या बता रहा था, कहां से कहां घुमा देते थे मुझे। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, हमें काजू की बर्फी बता रहा था जो प्रीमियम क्वालिटी की है नहीं। हाँ, तो उस पर एक चांदी की फॉइल लगती है, उसे लगने से पहले आप कभी नोटिस करना, देखना बहुत पतली होती है, उससे भी पतली है ये तो। ठीक, अब आ जाइए, इस पर वो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे। अब उस समय के एरा में अल्फा पार्टिकल को किसी इंस्ट्रूमेंट से जनरेट करने की बजाय, क्योंकि उस समय इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उन्होंने एक जुगाड़ बनाई, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, बिस्मथ। ओके, ऐसी बना दिया मैंने, बिस्मथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिविटी तो आप जानते होगे ना, है ना, जब रेडियो पे गाना है और हम एक्टिविटी करने लग जाए, है ना, रेडियो एक्टिविटी इसी को बोलते हैं, सिंपली नोट करो। क्यों ये नहीं होती? एक्चुअली ये नहीं होती, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली उसे बोला गया है, नेचर में कुछ अनस्टेबल पार्टिकल है, नेचर में कुछ है अनस्टेबल पार्टिकल, अपने आप फट रहे हैं, वो अपने आप स्टेबल होने के लिए फट रहे हैं और एनर्जी निकालते हैं, विस्फोट हो रहे हैं। हालांकि वो विस्फोट की आवाज समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अपने आप एनर्जेटिक पार्टिकल निकाल रहे हैं, नेचर में कुछ है ऐसे, यूरेनियम, मतलब आगे जाके टाइटेनियम, प्लूटोनियम, है ना, रेडॉन फिडॉन, जो कुछ ऐसे एनर्जेटिक अल्फा बीटा गामा टाइप के पार्टिकल निकाल रहे हैं अपने आप ही। दिवाली का पटाखा चलाने के लिए आपको माचिस की दिया सलाई दिखानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, तब वो पटाखा इनिशिएट होगा। लेकिन ये कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब से ब्रह्मांड बना होगा तब से ही बढ़ रहे हैं, इनकी ऐसी हुई जा रही है। ठीक, तो बिस्मथ भी एक ऐसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और ये अल्फा पार्टिकल निकालता है। और पता है रेडियो एक्टिविटी से अल्फा पार्टिकल जो निकलता है उसकी स्पीड, इधर देखना जो मैं लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी से जो अल्फा पार्टिकल निकलता है उसकी स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है। तो आपको किसी एक्सीलरेटर की क्या जरूरत है, इतनी हैवी स्पीड से निकलेगा। सोचो 10⁻⁷, थोड़ी सी ही कसर रह गई, बढ़ जाती तो लाइट के बराबर ही पहुंच जाता है ना, 3 × 10⁸। तो रेडियो एक्टिविटी इसीलिए खतरनाक होती है क्योंकि उससे निकलने वाले पार्टिकल इतनी सारी एनर्जी से, इतनी स्पीड से निकलते हैं, आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसलिए रेडियो एक्टिविटी यदि तमीज से न यूज की जाए तो नुकसान करती है। अब ये बिस्मथ था, अब ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा, दाएं अल्फा पार्टिकल। सोचो इतनी स्पीड से अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से। अब लेकिन ये भी कले से अल्फा पार्टिकल जरूरी है यूं ही निकले, यूं भी निकल जाएगा, यूं भी निकल जाएगा। फिर इस रैंडम प्रोसेस में नहीं, तो एक उन्होंने जुगाड़ बनाई। देखिए क्या उन्होंने पहले क्या किया, एक लेड ब्रिक यानी लेड की ईंटें रख दी, है ना, तो ये, और एक फाइन स्लिट बनाई, स्लिट देखो बहुत पतली सी, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि कैमरे में दिख जाए थोड़ा, क्या है ना, ये स्लिट वर्ड बहुत फाइन वर्ड का मतलब एक तो होता है हाउ आर यू, आई एम फाइन। यहां फाइन जब हम फिजिक्स में यूज करते हैं तो फाइन का मतलब है महीन, बारीक, पतली। अब इसमें क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उल्टा सीधा, उन्हें तो लेड एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल वही अल्फा पार्टिकल होंगे जो सीधे जा पा रहे होंगे। तो आपको एक स्ट्रेट बीम मिल जाएगी, स्ट्रेट बीम। और मैंने एक वर्ड बोला बीम का मतलब कई सारे अल्फा पार्टिकल पैरेलल जाएंगे, समझ गए, कई सारे अल्फा पार्टिकल। इतना छोटा होता है कि इतनी स्लिट में से भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, जब आप एक छोटी सी स्लिट बनाते, फूंक मारते, हवा निकल जाती है ना, कई सारी, तो अल्फा तो उनसे, उस फूंक से, उस एयर मॉलिक्यूल से भी छोटे होते हैं ना। चलिए अब आ जाइए, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, ऐसे मान लो हीलियम। चलिए अब आ जाइए, तो ये अल्फा पार्टिकल की बीम गई और गोल्ड फॉइल पे हिट करवाई, उसकी गोल्ड फॉइल पे टक्कर लगवाई। ठीक है, ये अब लेड ब्रिक का रोल समझ में आ गया, जो उल्टे सीधे अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, ठीक है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको एक फाइन कॉलीमेटेड बीम मिल जाएगी। अब मैंने एक वर्ड बोला कॉलीमेटेड अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिए, मतलब एक पतली बीम, महीन बीम, पतली। जैसे जैसे हम किसी मोटी बीम को पतला 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 करते चले जाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ रे ऑप्टिक्स से, ये था कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलिए, मतलब सपोज करिए एक रे आ रही है, इतनी मोटी रे आ रही है ना, ये बीम इतनी मोटी है, आप चाहते हो कि ये पतली हो जाए,
एनर्जी थोड़ी कन्फाइन हो जाए, तो आप एक जुगाड़ कर सकते हो, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाइए, है ना, और एक कॉनकेव लेंस इसके साथ लगा दीजिए, जो भी एक कैलकुलेटिव, मान लो एक जैसी पावर का है ना। तो अब मैं केवल कोई दो रे समझाता हूँ, कोई दो, ये दो रे आई, अब देखना समझना, इतनी मोटी बीम आ रही है ना, अब ये यूं करेगा, ये पैरेलल कर देगा। अब आप बताइए, जो इतनी एनर्जी थी वो थोड़ी सी पतली होगी कि नहीं होगी, चेक करो। जो एनर्जी इतने में आ रही थी वो थोड़ी सी पतली होगी, तो हम बोलते हैं कॉलिमेशन हो गया। कॉलिमेशन, बीम को पतला करना। ऐसी और सुटेबल फोकल लेंथ लगा के कर सकते थे, है ना, और पतला कर सकते थे, इसे बोलते हैं कॉलिमेशन। कॉलिमेशन, पतली बीम बनाना, ठीक। तो एक पतली फाइन बीम, स्ट्रेट बीम, ताकि हमें इंसिडेंट डायरेक्शन तो पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, गलती से बोल गया, मेरे मुंह से निकल गई, अल्फा आ रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। अब उन्होंने देखा ये अल्फा पार्टिकल कई सारे होंगे, और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों अल्फा पार्टिकल फेंक के ये एक्सपेरिमेंट इकट्ठा किया था। इस एक्सपेरिमेंट से डाटा इकट्ठा किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो मैं 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसको कई दिन लगे थे परफॉर्म होने में, कई दिन, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को, उसको स्टडी करने में हम तो अभी 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे, 20 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक। तो ये कई सारे अल्फा पार्टिकल है। अब आ जाइए, हाँ अब आ जाइए यहां पर उन्होंने, अब ये अल्फा पार्टिकल अलग अलग जगह स्कैटर्ड होंगे, अलग अलग। अब उन्हें कैसे पता चला स्कैटर्ड हो गए? अल्फा पार्टिकल को यूं जाते हुए थोड़ी नहीं दिखता, अब उन्हें कैसे पता स्कैटर्ड हुए? सोचने वाली बात है ना। तो चलिए, कुछ चीजें इनडायरेक्ट मेथड से कलेक्ट की जाती है। इनडायरेक्ट मेथड क्या? अब अल्फा पार्टिकल नो डाउट बिखरे होंगे, नहीं बिखरे होंगे, उन्हें कैसे पता? तो उन्होंने इसके चारों ओर एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई, सर्कुलर स्क्रीन, जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उन्हें याद जरूर रखना, ठीक है, याद, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लिखने को आ चुका है कई बार, एक्सप्लेन गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। तो ये स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन किस टाइप की है? ये दो काम करेगी। पहले मैं ये बता दूं, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। ये जिंक सल्फाइड, इसका क्या रोल है? ये एक्चुअली फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है। आप तो एक एक्चुअली नए युग में जी रहे हो, इसलिए आपको नहीं पता होंगी, वरना आप अपने पापा से पूछना, उन्होंने जब फोटो खींचते थे कैमरा से, कोडैक बड़ा अच्छा ब्रांड चलता था, तो पहले उसमें एक रील डलती थी, रील डलने के बाद उसमें फिर फोटो खींचते थे। वो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो जब वो कैमरे की फ्लैश दबाते थे तो कैमरा पल भर के लिए खुलता था, तो लाइट का एक एक्सपोजर आता था, तो उस रील पर एक प्रिंट आ जाता था, उसको नेगेटिव बोलते थे। फिर वो लैम्प में जाके धुलती थी, तब जाके फोटो तैयार होता था। पहले फोटो में इसलिए इतनी मेहनत होती थी, ठीक है। आज तो आप डिजिटल मोबाइल से खींच लो, प्रिंटर रख दो, तुरंत निकल जाएगा। और मत कनेक्ट करो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो प्रिंटर को, घर निकल जाएगा। तो आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है। तो फोटोग्राफिक प्लेट, हाँ चलिए, तो आप सबके घर में होंगी, पापा मम्मी दादा दादी सब, क्योंकि उस जमाने में तो नेगेटिव से खींचते थे ना। चलिए, तो ये रही जिंक सल्फाइड की प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अब इसका क्या काम है? अब देखिए, मैंने अभी बोला ना, अल्फा पार्टिकल दिखेगा किसी को नहीं, ना जाते हुए दिखा होगा, लेकिन उन्होंने स्लिट बना ली, तो उन्हें ये आइडिया है केवल इस डायरेक्शन से गए होंगे। ये आइडिया हो गया ना, क्योंकि बीम जाते हुए नहीं दिखी होगी लेजर टॉर्च की तरह, ठीक है, ये इस डायरेक्शन से गए होंगे, क्योंकि मैंने स्लिट ही ऐसी खोली है। अब जब अल्फा पार्टिकल टकरा के ऐसे पहुंचेगा यू, तो जब जिंक सल्फाइड से टकराएगा ना, तो जिंक सल्फाइड पे वो रिएक्ट कर जाता है, और वहां एक ब्राइट स्पॉट बना देता है, रिएक्ट करके एक स्टिंटिलेशन बना देता है, चमक बना देता है। तो भले ही अल्फा पार्टिकल तुम्हें नहीं दिखे, लेकिन जो एक काली 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 फोटोग्राफिक प्लेट थी, उस पर अचानक एक व्हाइट धब्बा आ जाए, तो वो तो इस बात का प्रमाण होगा ना वहां अल्फा पार्टिकल टकराया है। तो यानी इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहां एक ब्राइट स्पॉट, नोट्स में एक लैंग्वेज मिलेगी, सिंटिलेशन। सिंटिलेशन फिजिक्स का वर्ड है। सिंटिलेशन का मतलब होता है एक चमक, एक ब्राइट स्पॉट। सिंटिलेशन का मतलब समझ रहे हो? एक चमक, एक छोटा सा डॉट चमका हुआ मिलेगा उस फोटोग्राफिक प्लेट पे, जो इस बात का प्रमाण होगा कि अल्फा पार्टिकल टकरा के वहां हिट हो चुका है। और एक अल्फा पार्टिकल नहीं था बेटा, कम से कम नहीं तो 25-30 हजार अल्फा पार्टिकल लिए होंगे। तो कुछ धब्बे यहां पर भी होंगे, कुछ यहां पे भी होंगे, कुछ धब्बे यहां पे भी होंगे। जहां जहां धब्बा पड़ रहा है, जहां जहां ब्राइट स्पॉट आ गया और जहां जहां सेंटिलेशन आ गया, इसका मतलब वो इस बात का प्रमाण है कि वहां अल्फा पार्टिकल टकराया है, वहां आया है। तो बेटा एक बात बताओ, तुम फेंक ऐसे रहे हो, वो आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसे ही टकरा के आया होगा, यूं आया होगा, यूं आया होगा, कुछ
धब्बे ऐसे भी मिले होंगे, कुछ धब्बे इधर भी मिले थे उन्हें, पर इस इधर धब्बों की डेंसिटी ज्यादा थी और ऐसे ऐसे आते थे तो धब्बों की डेंसिटी थोड़ी कम हो रही थी, मतलब इधर धब्बे डॉट सिंटिलेशन कम थे। अच्छा एक मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ, मैं सिंटिलेशन का एक और इफेक्ट दिखाता हूँ। मान लो मैं एक ब्लैक बोर्ड इसी पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये चौक है, मैं कस के बोर्ड की तरफ फेंकू तो शायद चौक नहीं देख पाओ, लेकिन यदि मैं चौक को कस के मारूं, यार गुगली होने से बचा लेना, तो अब बताना यहां पर एक निशान दिखा नहीं दिखा, एक चौक अपना निशान छोड़ गई नहीं छोड़ गई, देखो ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आपको भले ही चौक नहीं दिखी होगी लेकिन चौक जैसी टकराई तो एक धब्बा छोड़ दी नहीं आपको, ठीक है ये चीज, तो इसको ऐसी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड के साथ धब्बा छोड़ जाता है। हालांकि ये धब्बे इतने छोटे होंगे जो नेकेड आई से देखने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो आपको ये भी एक माइक्रोस्कोप लगा के ही देखने पड़ेंगे उन धब्बों की। और एक और बता दूं जो मैंने यहाँ पे नहीं, ठीक है, अबे गुस्सा गुस्सा, अरे मेरे पे इतनी जल्दी गुस्सा असर नहीं करता बेटा, हाँ चलिए, तो ये भी जो स्पॉट है ये भी आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं जो मैंने यहां नहीं दिखाई है, ये स्क्रीन आपका एक काम और करेगी, ये जो स्क्रीन है ना ये वाली, इस पर एंगल मेजर करने का भी कॉन्सेप्ट बना रहता है, मतलब जैसे वो गैल्वेनोमीटर होता है ना यहाँ पे चांदा डी। अब बताना यदि कोई धब्बा यहां मान लो यहां मिला है तो इसका मतलब यदि कोई धब्बा यूं मिला है तो इसका मतलब 10 डिग्री हो चुका है उसको डिफ्लेक्शन होते हुए, कोई यहां मिला है तो इसका मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, समझ गए नहीं समझ गए, मतलब इस स्क्रीन पर ये भी हो रहा है स्केलिंग, इस स्क्रीन पर स्केलिंग भी हो रही है जो आपको ये बता देगी यदि धब्बा यहां आया है तो कितने एंगल पे वो डाइवर्ट हो, कितने एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो चुका है। तो एक तीर से दो शिकार, एंगल भी बता देगी और ये भी बता देगी कि यहाँ अल्फा पार्टिकल आया है। ये समझ में आ गया उनका एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट है और अभी तो हम कुछ एक्सप्लेनेशन करने के मूड में ही नहीं है, अभी तो सिर्फ उनका एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, उनका सेटअप पढ़ रहे हैं कि क्या सेटअप लगाया। अब उन्होंने एन और थीटा के बीच में डाटा इकट्ठा किया, एन और थीटा का डाटा इकट्ठा किया। एन माने नंबर ऑफ डॉट, नंबर ऑफ डॉट माने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और थीटा माने एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एक्चुअली जिसे आप रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ डेविएशन बोल के आए हो डेल्टा, उसको यहां पर थीटा रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं। आइए मैं समझाता हूं एक चीज दोबारा से, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल टकरा के यूं चला गया है ना यूं, तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से वो जितना बेंड हो जाएगा उसको बोलते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन से, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना बेंड हो जाएगी। ध्यान करो रे ऑप्टिक्स में इसे हमने डेल्टा बोला था, यहां इसको स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे। स्कैटरिंग इसलिए क्योंकि कई सारे अल्फा पार्टिकल फैले हैं ना, कोई कहीं गया, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। अब उन्होंने एक ग्राफ खींचा किस किस के बीच में, इधर एन और इधर थीटा। अच्छा मैं एक चीज और आपको एनसीईआरटी मैं एक फिगर दिखाई जो देता हूँ, 3D वाला फिगर दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख सको तो ये वाला गौर से देखिए, स्क्रीन है ये गोल्ड फॉइल है और देखो ये स्क्रीन है, अल्फा पार्टिकल की बीम स्लिट में, मतलब यहीं पे लेड, यहीं एक्चुअली लेड ब्रिक यहीं बना दी है, हल्की सी स्लिट में से सीधे सीधे गए होंगे, और ये पूरी गोल्ड फॉइल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। यहाँ देखो यहाँ डॉट बना होगा, यहाँ बहुत सारे डॉट है, मैंने बताया ना यहाँ बहुत सारे डॉट मिलेंगे आपको, यहाँ थोड़े कम मिलेंगे, यहाँ कम मिलेंगे, ठीक है ये चीज। और सिमेट्रिक डायग्राम ये बनाना है जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। अबे गोल्ड फॉइल के बीच में होल नहीं है अक्षर, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, मतलब ठीक है। और ये हमको ये बनाना है, मैंने ये बनाया है, ठीक है। चलिए पेपर में ये वाला बनाना है जो नीचे वाला है, ठीक है, पेपर में नीचे वाला ये वाला बनाना है, ठीक। उफ, तो चलिए बेटा, तो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ अब मैं किस किस के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। रदरफोर्ड में कौन सी स्क्रीन थी, रदरफोर्ड में, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए तो इधर लेना है एन, इधर लेना है थीटा। एन माने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पॉटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पॉटेड या स्कैटर्ड, और थीटा ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एक्चुअली यहाँ पे स्कैटरिंग बोलना है। तो उन्होंने, अच्छा एक मिनट सुनना, अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये एक सर्वे वाला ग्राफ है, जैसे सर्वे होता है ना, आजकल ओपिनियन पोल चल रहे हैं, हाँ भाई साहब हर चैनल वाले अपना पोल दे रहे हैं,
हाँ भाई साहब आप किसको वोट दोगे, आप किसको वोट दोगे, तो कुछ लोगों से डाटा सैंपल इकट्ठा करके अपना ग्राफ खींच दिया, बता दिया कि यहाँ से फलानी पार्टी जीतेगी, यहाँ से ढिकनी पार्टी जीतेगी। ठीक, तो ऐसे ही अभी उन्होंने इस है ना, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। हालांकि ग्राफ के देखते ही आपके दिमाग आंखों में चमक आ गई होगी कि कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। थैंक गॉड, लेकिन वो फार्मूला नहीं है, नो डाउट। आप ठीक सोच रहे होगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है, लेकिन अब सुनिए, मैं एक बार उसको गणना नहीं कर रहा, इसको गणना करते हैं। ये ना हमारा ग्राफ है ना, मैंने ग्राफ, ठीक। अब इधर एन है और इधर थीटा है, तो एक नॉर्मल ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं, ये कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये इसकी एन की वैल्यू है और ये इसकी थीटा की वैल्यू है। बोलो है या नहीं? यदि मैं ग्राफ के इस पॉइंट की बात करूं तो ये इसके एन की वैल्यू है, ये इसके थीटा की वैल्यू है। और यदि इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये इसके थीटा की वैल्यू है और ये इसके एन की वैल्यू है। तो आप एक चीज नोटिस करिए इस ग्राफ में, जो इन्होंने सैंपल इकट्ठे किए, सैंपल और सैंपल को ग्राफ में कन्वर्ट किया, तो आपने देखा कई सारे, क्योंकि इधर एन ज्यादा है तो ऊपर जाने पर एन ज्यादा है, तो ये एन की ज्यादा वैल्यू है ना, और ये थीटा की कम वैल्यू है। ये एन की कम वैल्यू है पर थीटा की ज्यादा है। तो आप समझो, यानी ऐसे बहुत अल्फा पार्टिकल उन्होंने पाए इस स्कैटरिंग में, बहुत अल्फा पार्टिकल पाए, बहुत, जिनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल था, जिसे इग्नोर भी किया जा सकता था। मतलब ऐसे सैंपल में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे जिसमें स्कैटरिंग एंगल मामूली था। लेकिन अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे हाँ जिनका एंगल को थोड़ी तवज्जो दी जा सकती है, कह सकते हो डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, लेकिन वेरी फ्यू, बहुत ऐसे कम पार्टिकल थे जिन्होंने बड़ी हैवी स्कैटरिंग दिखाई है, लेकिन ऐसे केवल कुछ ही थे, कुछ ही थे ऐसे, समझ में आ गया, जिन्होंने बहुत हैवी स्कैटरिंग दिखाई है, बहुत हैवी स्कैटरिंग। अब यार इस स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करना, ये ग्राफ कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे कुछ कहना चाह रहा हो, ये रिश्ता कुछ कहलाता है क्या, ये ग्राफ हमसे कुछ कहना चाह रहा है? इस सर्वे को, इस डाटा को अपने प्रोफेसर रदरफोर्ड के पास ले गए तो उन्होंने इस स्कैटरिंग को स्टडी किया, ऐसी स्कैटरिंग क्यों हुई है, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। हमने तो गोल्ड फॉइल पर एक पैरेलल बीम ही मारी है ना, हमने तो पैरेलल बीम ही मारी है, तो स्कैटरिंग अजीबोगरीब क्यों हो रही है, एक जैसी क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने फिर एक कंक्लूजन निकाला। फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, वो आप भी समझिए थोड़ा सा, वो एक इस स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक निष्कर्ष पे पहुंचे। पहले एक बार और देखते हैं इसको, नए व्यू से देखते हैं, इसी स्कैटरिंग को एक नए सैंपल से देखते हैं। माना है ये एटम है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा होगा गोल्ड फॉइल के अंदर, कुछ पार्टिकल सीधे गए होंगे अल्फा पार्टिकल, कुछ ऐसे जाके ऐसे हुए होंगे, है ना, कुछ ऐसे जाके ऐसे भी होंगे, लेकिन ये बहुत कम होंगे इस टाइप के, क्योंकि इस टाइप की स्कैटरिंग कम थी। मैंने जो फिगर दिखाया था 3D वाला, कम थे ऐसे, और ऐसे तो बहुत सुपर रेयर थे ये वाले, जो जाके एग्जैक्टली लौटे आए। सुपर रेयर सिचुएशन थी, सुपर रेयर सिचुएशन, जिसमें मतलब 10,000 में एक पार्टिकल, सोचो कितने, मतलब कितनी कम प्रोबेबिलिटी थी कि 10,000 फेंकोगे तब एक पार्टिकल लौट के आ रहा था। अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब ऊपर वाले, फिर देखा उन्होंने इस तरीके की स्कैटरिंग भी, ये और कुछ ऐसे, ये चीज, ठीक है। थोड़ा मैं कंप्यूटर नहीं हूं जो एग्जैक्टली बना सकूं, ठीक है, ओके। अब आ जाइए, हाँ, तो क्या था बेटा, हाँ, तो ये इस तरीके की स्कैटरिंग उन्होंने, गीगर मास्टर ने सैंपल से इकट्ठा किया डाटा, किस तरीके की स्कैटरिंग थी। अब सुनना, रदरफोर्ड के दिमाग में क्या चल रहा था वो भी, अब आप उनकी अप्रोच को समझिए। यार अल्फा पार्टिकल इस तरीके से स्कैटर्ड हो रहे हैं, और ये तो कमाल हो गया, इस वाले को देखो जो सुपर रेयर सिचुएशन जनरेट हो रही थी, कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी अल्फा जो एग्जैक्टली लौट के आए हैं, हालांकि जो अल्फा को लौटा रहा है। अच्छा एक और चीज, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एटम या गोल्ड फॉइल में कोई खास जर्क भी नहीं दिख रहा था उन्हें, मतलब इस कोलिजन के दौरान अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से टकराएगा, ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल में कोई मोमेंटम भी नहीं ऑब्जर्व किया। अब जैसे सपोज करो एक कैलेंडर है, एक कैलेंडर टांग दूं मैं ऐसे, हवा ऐसे ऊपर से यहां लटका दूं, अब यदि मैं उस पर बिल्कुल कोई हवा नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रही, कैलेंडर हिल नहीं रहा, अब मैं उस पर रुई फेंक के मारूं, रुई,
रुई फेंक के मारूं तो रुई उस कैलेंडर को हिला नहीं पाएगी, लेकिन यदि मैं उस पर पत्थर मारूं या कुछ भी कंकड़ी मारूं तो कैलेंडर तो हिल जाएगा ना। अब उन्होंने क्या देखा, साला गोल्ड फॉइल हिल नहीं रही, गोल्ड फॉइल हिल नहीं रही, सुन ना, उसमें कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहा कोलिजन के बाद, और अल्फा पार्टिकल को तो साला इस वाले कोलिजन को तो लौटा रहा है। सुनिए यार, एटम जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन का जो मॉडल था ये वाला, जिसमें उन्होंने पूरे गूदे को ऐसे करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, तो यार इस एटम की काबिलियत तो हमें नहीं लग रही जो अल्फा पार्टिकल को ऐसे लौटा दे बिना किसी, इस एटम जो थॉमसन ने दिया था एटम ऐसा होता होगा, हमें यार इस एटम की तो काबिलियत लग नहीं रही कि यार ये अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे करके हिला के भगा देगा, ये तो इसको भी हिला देगा। भाई अल्फा पार्टिकल खुद अपने आप में मासिव पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल खुद अपने आप में मासिव पार्टिकल है, ऐसा कैसे हो गया कि जो अल्फा पार्टिकल को बैकवर्ड में लौटा दे। यार इससे तो ये एविडेंस आ रहे हैं कि ये टक्कर ट्रक और साइकिल की है, ये एटम ट्रक की तरह बिहेव कर रहा है और अल्फा को साइकिल की तरह महसूस करा रहा है, लेकिन ये तो कहीं ट्रक नजर नहीं आ रहा, एटम का मास इतना भी नहीं होता कि अल्फा पार्टिकल को लौटा दे। ये चक्कर क्या है इसका, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चनिंग समझ रहे हो कि नहीं, कि यदि हम थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम माने तो यार एटम इतना पावरफुल तो नहीं नजर आ रहा कि अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पर लौटा दे और खुद में कोई जर्क नहीं आए। यार जब दो, एक बात तो गोटी से गोटी टकराएगी तो दोनों हिलेंगे ना, गोटी से इवन स्ट्राइकर, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर गोटी से टकराएगा तो गोटी भी हिलेगी, स्ट्राइकर भी थोड़ा हिलेगा, लेकिन यार एटम इतना काबिल तो नहीं लग रहा कि अल्फा को लौटा सके इस तरीके से, बैकवर्ड स्कैटरिंग कर सके। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया, अल्फा को लौटा दिया। तो उन्होंने एक प्लान, मतलब उन्होंने फिर ये लगाया दिमाग, इमेजिन करो ये एटम मेरे पास है, यूं है ना, इतना एटम है, मेरे को थोड़ी देर के लिए शक्तिमान मान लो, मैंने उस एटम को कंप्रेस कर दिया तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, उसी मास को कंप्रेस कर दूं, अब आप सोचो जो मास इस रेडियस पे फैला है वो मास इतनी चवन्नी में फैल जाए तो कितनी डेंसिटी हो जाएगी उसकी, क्योंकि उनको ये स्कैटरिंग भी एक्सप्लेन करनी है, सुनना, ये वाली की 180 पे लौटा दिया तो इसका मतलब एटम की जो पूरी ताकत है वो फैली हुई नहीं है, वो कंसंट्रेट है। एटम ने अपनी सारी ताकत, जो हमें लग रहा है कि मास तरबूजे के गूदे की तरह, पल्प की तरह फैला होगा, नहीं, उन्होंने कहा पूरा का पूरा मास को ऐसे कर दो, ओ ताकत लगा के निचोड़ के अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके उन्होंने एटम का ऑलमोस्ट सारा मास यहां इमेजिन कर लिया, मात्र इतने से डॉट में, और इसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। लगे हाथ, अच्छा एक मिनट, यानी जो प्लस जेडी पूरे पे फैला था वो आप केवल इस सेंटर पे लोकेट किया उन्होंने कि नहीं ऐसे नहीं होता होगा एटम का मास, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ऐसे होता होगा न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती होगी, एटम के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास वहीं पर केंद्रित है, वहीं कंसंट्रेट है हाईली। अब शायद आपको समझ में, अब एटम में ताकत आ जाएगी। अब तो बेटा ये एटम बलशाली कर दिया, नहीं कर दिया उन्होंने, अब आ जाओ कौन आएगा, अल्फा, अबे तुझे तो मैं यही बढ़ा दूंगा। इसका मतलब यदि अल्फा यूं आ रहा है, हाँ अब लौट सकता है, क्योंकि उन्होंने इसको ट्रक बना दिया, सारा का सारा मास एक ही जगह कंसंट्रेट कर दिया, हाईली कंसंट्रेट। आप बिलीव करना, देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उस पूरा मास तो वही है, लेकिन वॉल्यूम को उन्होंने कंप्रेस कर दिया सारा। इतनी हैवी डेंसिटी है, इतनी हैवी इस दुनिया में, हाँ बिल्कुल डेंसिटी बता रहा हूं, डेंसिटी बहुत हैवी हो गई इस दुनिया में। यदि सबसे ज्यादा किसी की डेंसिटी अभी तक पाई गई है तो वो न्यूक्लियस की पाई गई है, द हाईएस्ट डेंसिटी एवर फाउंड इन नेचर, इतनी हैवी डेंसिटी का है ये न्यूक्लियस। और मैं आपको एक फिजिक्स की एजम्पशन बताता हूं, मतलब फिजिक्स की प्रिडिक्शन भी नहीं बोलेंगे, एजम्पशन भी नहीं बोलेंगे, एक एस्टिमेशन बोल दो चलो। यदि मैं एक टेस्ट ट्यूब लूं, अच्छा कंटिन्यू, चलिए, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि यदि ये वाली स्कैटरिंग एक्सप्लेन करनी है तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, ठीक है, इस पजल, इसको ऐसा पजल लीजिए ना, उन्होंने पजल कैसे सॉल्व करी कि एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है उसको निचोड़ के, शक्तिमान बनकर निचोड़ के यहां इकट्ठा कर दो। हाँ तो मैं डेंसिटी बता रहा था इसकी, ये जो इतनी डेंसिटी होती है कि इससे ज्यादा डेंसिटी आज तक किसी पार्टिकल की मिली ही नहीं। मैं फिजिक्स का एक एस्टिमेशन बता रहा था, यदि आप एक ऑर्डिनरी साइज की टेस्ट ट्यूब लो, ऑर्डिनरी साइज की टेस्ट ट्यूब लेना, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये एटम का मोस्ट, पहले तो ये देखिए
अब ये आपको ये नॉन यूनिफॉर्म स्कैटरिंग बाकी भी एक्सप्लेन होती हुई दिख रही होगी। जो हेड ऑन कोलिजन के लिए आएगा टर्न से लौट गया होगा, अच्छा छू नहीं पाएगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है, बेटा ध्यान रखना, और ये भी पॉजिटिव है। और जो उससे दूर होते चले गए, जैसे ये थोड़ा दूर हो गया, स्कैटरिंग हुई, थोड़ा और दूर हो गया तो थोड़ी कम हुई, और जो थोड़ा दूर था वो सीधे निकल गया। तो उन्होंने एटम को किस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया, उन्होंने बताया कि एटम का मोस्टली पार्ट तो एम्प्टी है, मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। अच्छा, एम्प्टी शब्द में मैंने एक बात बोली थी, यदि इसमें से एम हटा दे तो ई हटा दे तब भी आप इसे एम्प्टी बोलोगे ना। चलिए, और इसमें से वाई हटा दे तो तब भी एम्प्टी बोलोगे, ठीक। और एक और था एम्प्टी है, एम्प्टी। पी तो बोलते ही नहीं है, पी तो बोलते ही नहीं है प्रोनाउंसिएशन से, यानी एम्प्टी। ई हटा दोगे तो भी एम्प्टी है नी, और पी हटा दोगे तो भी एम्प्टी है ना, और सब कुछ हटा दोगे नाउ इट इज ऑल्सो एम्प्टी। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए अब आ जाइए, चलिए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा है, बिल्कुल आपकी सोच से भी छोटा। एटम का इतना फ्रैक्शन खाली होता है। अब आपको मैं एक एस्टिमेशन बताता हूं, शायद फील आ पाए कि न्यूक्लियस कितना छोटा रहता है। एक टेस्ट ट्यूब लूं मैं, एक ऑर्डिनरी साइज की लैब में से, और इस अर्थ पे जितने भी पेड़ पौधे पत्ते है ना, कुर्सी फुर्सी मेज डेस्कटॉप, सबके एटम निकाल लूं। एक इम्प्रैक्टिकल टास्क है, लेकिन सबके एटम निकाल लूं और सब में से न्यूक्लियस निकाल के इसमें डालता चला जाऊं, सबके न्यूक्लियस इसमें डालता चला जाऊं, पेड़ पौधे पत्ते, मेरे इतने सारे बाल हैं, ठीक है, आपके बाल, सब में से एटम निकालू, सब में से न्यूक्लियस, कोई रह नहीं जाए। ठीक है, तो आप सुनना, ये ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब भरेगी नहीं, ये टेस्ट ट्यूब भरेगी नहीं। यानी सोचो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। मैंने कितनी एक इम्प्रैक्टिकल बात बोली कि इस अर्थ पर मौजूद पेड़ पौधे पत्ते पत्ते सब निकाल लू, है ना, और उसको इसमें डाल दूं, मतलब न्यूक्लियस उसको, तो ये पूरा भरेगा नहीं, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। एक्चुअली अब ये फिजिक्स को कैसे एस्टिमेशन आया ये भी बता दूं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस की डेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी में यदि मैं वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा ना, इस वॉल्यूम का इमेजिन करो, ये पूरा न्यूक्लियस से भर दिया, पूरा न्यूक्लियस से भर जाता, तो मास कैसे निकलता है इसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। न्यूक्लियस से भरा है तो न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, समझ में आया, ठीक है। तो बेटा इसका जो मास आएगा ना वो अर्थ के मास से भी ज्यादा हो जाता है यदि इस कैलकुलेशन को, तो ये प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन फिजिक्स ने ऐसे लगाए हैं कि यदि मैं इस डेंसिटी, यदि पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब को न्यूक्लियस की डेंसिटी से भर दूं, न्यूक्लियस से, और मल्टीप्लाई करूं तो वो मास अर्थ से ज्यादा हो जाएगा। इतना हैवी होता है न्यूक्लियस। अब आप सोच सकते हो कि क्यों नहीं लौटाएगा वो अल्फा पार्टिकल को, और लगे हाथ आपको सारी स्कैटरिंग एक्सप्लेन हो गई होंगी। अच्छा, ये तो 180 पे लौटा देगा, जो जो उसके थोड़ा दूर होगा ऐसे, थोड़ा और दूर ऐसे, ये चीज। अब एटॉमिक मॉडल, चलो बात मान ली, थॉमसन ने भी मान ली कि हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। देखो यही बाबर अब गाली में दे नहीं सकता है, नहीं, ये एक मिनट एक काम करते हैं, इसको तो पूरा करेंगे हम आज। तो देखिए उन्होंने फिर एटम को पूरी तरीके से कैसे रिस्ट्रक्चर किया, बाकी बातें आपके सामने आ गई। उन्होंने सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, आप भी बेटा फालतू में मैसेज मत करिए ना, ठीक है। चलिए अब ये यहां सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास इकट्ठा कर दिया। अब ये नॉन यूनिफॉर्म स्कैटरिंग एक्सप्लेन हो गई। अब थॉमसन ने कहा अच्छा तो चलो बात मान ली, आपकी बात मान ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व होता है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे। अब रदरफोर्ड के लिए अगली पजल थी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट करे, इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट करे। तो सुनो, ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, सारा का सारा प्लस, अरे प्लस जेड ई वर्ड समझ रहे, जेड ई वर्ड समझ रहे कि जितने प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन होगा तो +1e, दो प्रोटॉन होंगे इसमें तो 2p 2e 3e 4e जेड ई। अब इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने पहले ये सोचा होगा ऐसे ही रख लेते, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन, ये रहे, देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते वैसे, ऐसे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी हैवी डेंसिटी का पार्टिकल आपने यहां रख दिया है, यहां रख दिया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो जीने नहीं देगा उसको, नहीं जीने, ये तो खींच के खत्म कर देगा, स्वाहा।
है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा स्वाहा, ये तो खत्म कर देगा इसको, यदि इलेक्ट्रॉन को वो रेस्ट पे रखते हैं तो। अब इलेक्ट्रॉन की भी तो पजल सॉल्व करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एटम नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ थॉमसन, ठीक है। अब यार इलेक्ट्रॉन की भसड़ हो गई यार, ये क्या करूंगा। अब सोचते सोचते, जैसे कभी कभी आप भी ऊपर छत पे देखते हो ना, जैसे ऊपर से आंसर मिल जाएगा, लेकिन रदरफोर्ड को मिल गया, ऊपर सोचते सोचते ओ ऊपर से कैसे आंसर मिला, उन्होंने देखा हमारी सोलर सिस्टम है ना ऊपर, उसमें भी तो बावजूद इसके कि सन, ये सन है, प्लेनेट को अपनी ओर खींचता है, पर खींच क्यों नहीं पाता। लगाता तो है वो पूरी पूरी कोशिश, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, लेकिन खींच तो नहीं पाता ना, क्योंकि भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बिठाया है कि सन के द्वारा खींची गई ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, सन के द्वारा खींची गया ग्रेविटेशन अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज कर लिया जाता है, इसलिए अर्थ खिंचती नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं, ये जो खींचा है सन ने ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से किसी भी प्लेनेट पे लगाया है, तो वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन खींचने की वजह से घुमा रहा है। यदि ये रेस्ट पे होते ना, रेस्ट पे, तो कब तक सोलर सन भी स्वाहा खा चुका होता उनको, तो पक्का उन्होंने कहा अब आ गया समझ में, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं घूम रहे होंगे। मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, आप उस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, पक्का घूम रहा होगा, यानी ये जो खींच रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी दिखा रहा है, तो ये खींचने की बजाय घुमाने में खर्च हो रही होगी, घुमाने में। ये इस तरीके से उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियस यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, ये याद रखना। और मैंने अमाउंट बता दिया लगभग, कितनी न्यूक्लियस कितने छोटे साइज का होता है, वो तो इसमें साइज नहीं है, भगवान ने ऐसे साइज नहीं दिया न्यूक्लियस को, ठीक है। अब आ जाइए आगे, अब रदरफोर्ड अब आगे की सोच रहे थे, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोज लिया, एटम को भी इमेजिन कर लिया ऐसा होता होगा, अब वो इस न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाहते थे, इस न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड आउट करना चाहते थे। सोचो एक साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, केवल वो यही नहीं बैठे जीतने के बाद, उन्होंने कहा यार इसकी रेडियस पता चल जाए कैसे भी, फिजिक्स को और ठीक है। अच्छा, एटम की रेडियस तो डाल्टन के थ्रू ही पता चल गई थी, 10⁻⁻⁻। अब उन्होंने एक इनडायरेक्ट मेथड जनरेट किया, इनडायरेक्ट, क्योंकि बहुत छोटी चीजें या बहुत लंबी चीजें डायरेक्टली नहीं मेजर हो पाती, यहां से मून तक की डिस्टेंस वो इंची टेप नहीं लगा सकते आप, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, ये क्या चीज है, ठीक। अब आ जाइए देखिए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच क्या चीज है, देखिए मैं थोड़ा सा आपसे फ्रीडम मांगूंगा, मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा फ्रीडम ले रहा हूं बस। और ये रहा मेरा एटम, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। थोड़ी देर के लिए मैं सॉरी बोलूंगा कि मैंने न्यूक्लियस उसकी औकात से बड़ा बनाया है, क्योंकि मैं न्यूक्लियस की रेडियस तभी दिखा पाऊंगा कि कम से कम कैमरे में तो आ जाए, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक। अब यहां से उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल फेंका, अच्छा ये एटम है, ये एटम की बाउंड्री है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है ना, प्लस जेडी चार्ज है इस पे, ये भी पॉइंट साइज है, मैंने बड़ा बना दिया है, पॉइंट साइज ही है, ठीक है। अब यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल फेंका, अल्फा कितना चार्ज होता है उस पर, प्लस का 2e, प्लस का 2e, और कुछ काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया, काइनेटिक एनर्जी से फेंका। अब ये काइनेटिक एनर्जी से आगे जा रहा होगा, लेकिन आप देखिए एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव के पास जा रहा है, तो इनमें रिपल्सन क्रिएट हो रहा होगा धीमे धीमे, तो ये इसे स्लो डाउन कर रहा होगा, धीमे धीमे ये डीएसेलरेट हो रहा होगा, डीएसेलरेट हो रहा होगा, डीएसेलरेट, एक स्टेज पे आके इसे रुकना, बिल्कुल वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह कुछ दिनों पहले पढ़ा था। एक पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल जैसे 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 आगे जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे डाउन हो जाएगी, और एक जगह आके, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ हुई होगी, ए, दिस इज द पॉइंट ए व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट बी। बोलो यहां तक कोई तकलीफ हुई, इस डिस्टेंस को आर नॉट बोला उन्होंने, ये वाली जो डिस्टेंस है ये और ये सेंटर, ये वाली, ये डिस्टेंस आर नॉट बोली, इसी का नाम है आर नॉट, आर नॉट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। कैसे, एक बार समझाता हूं। व्हेन अ अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस फॉर हेड ऑन कोलिजन विद सम काइनेटिक एनर्जी, है ना, देन ड्यू टू डीएसेलरेशन या ड्यू टू रिपल्सन इट्स काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। एट अ सर्टेन पॉइंट, से एट पॉइंट बी, इस काइनेटिक एनर्जी totally becomes zero, समझ में आ गया। एंड अल्फा पार्टिकल
कैन नॉट मूव फर्दर टुवर्ड्स, कैन नॉट मूव फर्दर टुवर्ड्स न्यूक्लियस, कैन नॉट मूव फर्दर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ में आ गया? अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि रिपल्सन इतना क्रिएट हो गया, रिपल्सन इतना ही क्रिएट हो गया। अब ये जो डिस्टेंस रह गई, मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को गले लगाना चाह रहा था, उसको हक करना चाह रहा था, क्योंकि हक डे आने वाला है ना, है नहीं, उसको गले लगाना चाह रहा था, पर ये रिपल्सन बीच में आ गया, रिपल्सन का बैरियर। तो ये जो डिस्टेंस बची खुची रह गई, इसको बोलते हैं क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच। मतलब इसने कह दिया गले तो नहीं लगाने दूंगा, दूर से देख सकता है तो देख ले। ये आर नोट है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। फील भी करो, इससे ज्यादा वो क्लोज हो ही नहीं पाया, इससे ज्यादा वो क्लोज हो ही नहीं पाया। ठीक है, आइए पहले थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि पार्शियल मैथमेटिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो बताइए, यहां जो ए पर काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर वो सारी की सारी यहां किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी और यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा दोनों ही पॉइंट चार्ज है, वो तो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो दो पॉइंट चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? के Q1 Q2 अपॉन आर। ये तो याद होगा, दो पॉइंट चार्जों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 अपॉन आर। और टेंशन, आप QV भी लगा सकते हो, QV। सर कुछ दिनों पहले तो QV लगाई थी, वो भी लगा सकते हो, वो लगाना आना चाहिए। पर इस बार तो हमें पता है ना, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट चार्ज है। ठीक, अब आ जाइए, ये काइनेटिक एनर्जी के की जगह के, एक Q1 तो है प्लस जेडी और एक Q2 है प्लस 2E, और डिस्टेंस कितनी है इस समय? आर नॉट। तो यहां से आर नॉट का फॉर्मूला क्या बन गया? पहले देखिए, ट्वाइस के जेड ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन ये के। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर आप तो क्यों कह रहे थे कि रदरफोर्ड न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाह रहा है? आप तो सर ये कह रहे थे कि रदरफोर्ड तो न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाह रहे थे, ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा। करेगा मैच, टेंशन मतलब, मैं हूं ना। ठीक, लेकिन आप ये देखिए, मैं बताता हूं कैसे। देखिए फिजिक्स में, पहले आप फिजिक्स को थोड़ा सा और ढंग से पढ़ोगे। फिजिक्स में परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट कैलकुलेशन कोई होती ही नहीं है। तभी आपके 11th में पढ़ा दिया गया था, पहले एरर पढ़ लो, एरर एनालिसिस। एक्चुअली देखिए, आर नॉट इसके फॉर्मूले से पता चल जाएगा, आर नॉट। अब एक एस्टिमेशन तो आया, एक एस्टिमेशन तो आया, क्या आया? देखिए कि न्यूक्लियस की रेडियस, देखो ये है न्यूक्लियस की रेडियस, ये न्यूक्लियस की रेडियस आर नॉट से तो कम ही होगी। चेक करो, न्यूक्लियस की रेडियस आर नॉट से तो कम ही होगी ना। आपको एक बार आर नॉट पता चल गया तो तुमको न्यूक्लियस की अपर लिमिट तो पता चल गई कि अच्छा न्यूक्लियस इससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा एक मिनट और सोचिए, मैं एक बार और आपको सोचने के लिए कहता हूं, ठीक है? देखिए, इमेजिन करो इस फॉर्मूले से आर नॉट आया कैलकुलेट होके 100 मीटर, मान लो। इमेजिन करो, थोड़ी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लेकिन मान लो इस फॉर्मूले से आर नॉट, या आर नॉट की वैल्यू 100 मीटर, तो आप एटलीस्ट ये तो बोलोगे कि न्यूक्लियस की रेडियस 100 मीटर से कम है, तो तुम्हें कुछ तो लिमिट पता चली, लिमिट तो पता चली। अब गौर से सुनना, अच्छा फील भी करना और फॉर्मूला भी देखना। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं, फील भी करिए, फॉर्मूला मैं दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो आर नॉट कम हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, यदि आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो वो इस फील्ड को थोड़ा और पेनिट्रेट कर पाएगा, थोड़ा और आगे तक मूव कर पाएगा, थोड़ा और आगे तक मूव कर पाएगा। थोड़ी सी और रह जाएगी कसर, है ना, थोड़ा और आगे तक मूव कर पाएगा। पर और आगे तक मूव कराने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी भी तो देनी है ना। अब मेरे कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट में भी तो दम होनी चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट में भी तो दम होनी चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी देने की। तो सुनिए, जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे, ये पॉइंट बी से आगे खिसकेगा, आप आर नॉट और कम हो जाएगा, आप न्यूक्लियस की रेडियस के और करीब हो जाओगे। इमेजिन करो, ये मान लो रामलाल ने अपनी मेहनत करी, अब श्यामलाल जो आज के जमाने का बंदा है, उसने अपने एपरेटस से आर नॉट कैलकुलेट किया, मान लो 0.1 सेंटीमीटर, मान लो आर नॉट 0.1 सेंटीमीटर। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया ना कि न्यूक्लियस की रेडियस 0.1 से तो कम ही होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सोचो, आपको इतना तो पता चला न्यूक्लियस 0.1 से तो छोटा ही है। और आप पता है, रदरफोर्ड की पीठ थपथपा दीजिएगा एक बार कि उस समय, जिस समय इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे,
उन्होंने आर नॉट की वैल्यू 10⁻⁻14 मीटर तक तो उन्होंने बना ली थी। 10⁻⁻14 मीटर आर नॉट की वैल्यू। इसका मतलब वो इतना तो पहुंच गए थे कि न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻14 मीटर से तो छोटी है। बनता ही नहीं बनता उनका क्रेडिट। सोचो कितना एक्यूरेट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा परफेक्ट थे, लेकिन आप बताइए न्यूक्लियस की एक अपर लिमिट, एक अपर बाउंड्री तो मिल रही है ना, कि न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻14 से तो कम है। और आज की डेट में जब हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है और अच्छी काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, हम ये पता लगा पाए कि न्यूक्लियस की रेडियस लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ज्यादा दूर भी नहीं थे वो। ठीक है, तो ये था। तो क्वेश्चन ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला डेफिनेशन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आप समझिए, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैलकुलेशन। मतलब व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर नॉट। आर नॉट का फायदा क्या है, आर नॉट कैलकुलेशन का फायदा क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आर नॉट का फायदा क्या है, तो वो मैं जवाब दे चुका हूं। फिर एक और डेफिनेशन हो रहा है इंपैक्ट पैरामीटर। वो भी कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट तू चपड़ वाला टॉपिक नहीं है। इंपैक्ट पैरामीटर, कभी कभी चीजें ना सजा के आ जाती है, काम आप जानते हो। इंपैक्ट पैरामीटर, बिलीव मी आप जानते हो इसको, बस सजा के पेश कर दिया है आपके लिए। इंपैक्ट पैरामीटर देखो, अभी आप जवाब दे दोगे। ये ना न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, है ना न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की बिल्कुल सेंट्रल या एक्सियल लाइन। अब मुझे बताना, एक अल्फा पार्टिकल में यू बम्बार्ड करूं, देखो यू, पहला एक यू फेंकूं, एक यू फेंकूं, पक्का मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब दोगे। एक अल्फा पार्टिकल में यू फेंकूं, एक यू फेंकूं, एक यू, कौन आगे जाके सबसे ज्यादा परेशान होगा, मतलब डिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर्ड होगा, कौन सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा एंगल में। बिल्कुल ठीक हर्ष, इस 1 2 3 में सबसे ज्यादा कौन स्कैटर्ड होगा, बिल्कुल ठीक नमन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इन 1 2 3 इन तीनों में बिल्कुल अल्पना, अभय सही जा रहे हो, जल्दी 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 जल्दी। ये कुछ गड़बड़ हो गया यार, ये गड़बड़ हो गई तेरी, है ना, बिल्कुल ठीक। नीलांबी का ये कैसा जवाब है 2, ये कैसा जवाब है, या तो 1 या 3 बोलते तो चलता, नीलांबी का जवाब कैसा आया है 2। चलिए, सबसे ज्यादा होगा परेशान ये जाएगा और बिल्कुल ही 180 डिग्री लौट जाता है। ये तो जो ये होगा, ये वाला, ये ऐसे करके हो जाएगा, और ये तो बहुत कम होगा, है ना। तो जिन्होंने 1 दिया वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब मेरा उनसे क्वेश्चन ये है, क्या देख के आपने डिसीजन दिया था, क्या देख के आपने डिसीजन दिया था कि ये सबसे ज्यादा होगा। आपने ना ये वाली ये जो एक्सियल लाइन है, यहां से डिस्टेंस देख रहे हो आप। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, बताना, ये रख, केवल इसको ध्यान दो, इसको, सिर्फ इसको, और मैंने यहां से भी डाल दिया। तो आप इस डिस्टेंस को ही तो देख रहे थे ना, इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, कि वो न्यूक्लियस की एक्सियल लाइन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आ रहा है। और ये इंपैक्ट पैरामीटर तब कैलकुलेट करना है, ये आगे 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 आएगा, फिर यूं मुड़ जाएगा। मतलब जब वो टेढ़ा होना चालू कर दे तब नहीं कैलकुलेट करना, तब नहीं करना कैलकुलेट, पहले ही कैलकुलेट करना है इसको, यानी जब तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की रेंज में नहीं आया हो। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। मैं डेफिनेशन सजा सकता हूं, आप भी सजा सकते हो। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सियल लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, या इनिशियल वेलोसिटी कब, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब मैं मतलब की बात करता हूं, डेफिनेशन तो इसकी भी नहीं आने वाली, बिलीव मी। मतलब का क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार वही आता है, पता ना। इफ बी इक्वल टू 0, जल्दी बताइए थीटा कितना होगा, देख के बताइए। यदि बी 0 कर दिया जाए, ये वाला बी, तो थीटा कितना होगा। आई एम वेटिंग। यदि बी 0 कर दिया जाए, थीटा बिल्कुल ठीक 180। ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत रिपीटेटिव मिलेगा, बहुत रिपीटेटिव मिलेगा, 180 डिग्री। और एक और क्वेश्चन, इफ बी इक्वल टू क्या, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है कि थीटा 0 हो। बताइए, इफ बी इक्वल टू क्या, जल्दी बताइए। इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक। जब रेंज से बाहर जाएगा, रेंज से बाहर, ठीक है ना, इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। और आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, चलिए, वो है, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। रदरफोर्ड मॉडल को जब तक माना गया,
लेकिन इसमें भी बाद में आके चुल्लू हुई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जनरेट हुए बाद में जाके जिनका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था कि एटम के अंदर ऐसा होता है तो क्यों होता है। यार जब आप एटम के बारे में जानकारी दे रहे हो, आप ये क्लेम करते हो कि मैंने एटम पूरा जान लिया, आप ये क्लेम कर रहे हो, तो एटम के बारे में आप हमें ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है। चलिए, तो टॉपिक है फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लास्ट टॉपिक है फेलियर्स ऑफ दिस मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए क्या है फेलियर, और आपको पहला तो मतलब सब बहुत इजीली समझ में आएगा। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस होता है और एक है ना, और इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे होते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन। आप गौर से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, प्लस एसिलरेटेड भी है। ये चार्ज पार्टिकल भी है और एसिलरेटेड भी है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन काम कर रहा है, सर्कुलर मोशन में हमेशा एसिलरेशन एक्टिवेटेड रहता है। अब आप बताइए, याद करिए थोड़ा फ्लैशबैक में, जब कोई चार्ज पार्टिकल हो ऊपर से एसिलरेटेड हो, ये कॉम्बो हो, तो वो ईएम वेव निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, नहीं निकालता। यदि चार्ज पार्टिकल प्लस एसिड, याद करो, यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, क्यू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, तो ई भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। लेकिन यदि इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट कर दी जाए तो फ्लक्चुएटिंग ई और बी फील्ड होते हैं, है ना। तो इसका मतलब आप सुनना क्वेश्चन, ये ईएम वेव निकालेगा ना, ईएम वेव निकालना चाहिए, क्वेश्चन उठ रहा है अब। तो रदरफोर्ड ने वही नाना पाटेकर के अंदाज में हाँ निकाल रहा होगा। साइंटिस्ट बोले बाकी कि हमने तो नहीं देखा कुछ निकल रहा है। तो फिर रदरफोर्ड ने कहा होगा ये तुम्हें नहीं दिखा, इसका मतलब ये कि निकाल दो, तुम्हें नहीं दिख रहा इसका मतलब निकाल नहीं रहा होगा। ऐसे तो फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पास में हुए, हमें अब जाके दिखे, निकाल रहा होगा। चलो मान लिया ये निकाल रहा होगा ईएम वेव, हाँ निकाल रहा होगा। रदरफोर्ड अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर एक चीज सुनिए, जब कोई सिस्टम कंटिन्यूअसली एनर्जी निकालेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, अच्छा क्लेम समझना, हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है ना, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो ईएम वेव निकालेगा। ऐसी कोई ईएम वेव नहीं निकल रही, नहीं देखी गई। दूसरा, यदि मान लें कि हम नहीं देख पा रहे, हम ये मान लें कि हम नहीं देख पा रहे, हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने पावरफुल नहीं है कि उस ईएम वेव को देख पाए हो, तो फिर जो सिस्टम कंटिन्यूअसली एनर्जी निकालेगा उसकी खुद की एनर्जी तो कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो वो धीमे धीमे एनर्जी कम होगी, तो पास आएगा, एनर्जी कम होगी, ऐसे तो फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, स्वाहा। इस लॉजिक से तो हमारा इलेक्ट्रॉन ही खतरे में। इसका मतलब इस लॉजिक से इलेक्ट्रॉन एक परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये तो खत्म ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका स्टेबल ही नहीं है। रदरफोर्ड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। समझ गए नहीं समझ गए पहले जो क्वेश्चन उठा, ये क्वेश्चन जायज ही है कि यदि एक तरफ आप कहते हो हाँ निकाल रहा होगा, चलो मान ले हम नहीं देख पा रहे होंगे, तो फिर जो सिस्टम एनर्जी निकाल रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी धीमे धीमे एनर्जी खुद की कम होगी, तो कंटिन्यूअसली लॉस करेगा और फाइनली इवेंचुअली इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व ही नहीं है। पल भर के लिए बनता होगा, खत्म हो जाता होगा, पल भर के लिए पैदा होता होगा तो खत्म भी हो जाता होगा। इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। दूसरा क्वेश्चन जो उठा, एक साइंटिस्ट है बामर, पहले साइंटिस्ट थे ये बामर, इन्होंने क्या किया, ठीक हाँ, इन्होंने क्या किया, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, आप लोग मोबाइल से खेलते हो, है ना मेरी वाली मेरे से खेल गई, है ना, वैसे साइंटिस्ट लोग अपनी थ्योरीज से खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन, बामर, हाइड्रोजन को लेके एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन सबका चाहिए था, क्यों था, क्योंकि दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन था। सब लोग ये चाहते थे कि पहले हम हाइड्रोजन की पजल तो सॉल्व करें, हाइड्रोजन की तो पजल सॉल्व करें, जो दुनिया का सबसे सस्ता एटम है, बाकी की पजल तो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले सस्ती चीजें सॉल्व करना तो सीखे हम, है ना। बच्चे को जब सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, तो बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं, घर पर चल, है ना, ऐसे, ताकि वो बोलना तो सीखे। पहले दिन ही नहीं कहा जाता लिख या बोल चेकोस्लोवाकिया। तो वही चीज, तो हाइड्रोजन इसलिए सबका प्रिय था कि पहले हाइड्रोजन के थ्रू तो कुछ पढ़ते खोले,
तो उन्होंने हाइड्रोजन पे एक एक्सपेरिमेंट किया। जब वो हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज देखी एक्सपेरिमेंट करते करते कि यार ये तो स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, बीच बीच में स्पेक्ट्रम दिखा देता है हाइड्रोजन, अचानक से स्पेक्ट्रम दिखा देता है हाइड्रोजन। यदि एक्सपेरिमेंट को ऐसे करो तो हाइड्रोजन में से स्पेक्ट्रम निकल जाता है अचानक से, पल भर के लिए। आपकी लैंग्वेज में समझाओ तो ऐसे समझो जैसे कैमरे की फ्लैश होती है ना, मोबाइल का कैमरा नहीं, कैमरा जो ऑफिशियल कैमरा होता है उसमें फ्लैश क्या होती है, बटन दबाते हो थोड़ी देर के लिए जल के बंद भी हो जाती है तुरंत। तो उन्होंने क्या देखा, यदि समझने वाली लैंग्वेज बोलूं, कि हाइड्रोजन के अंदर से कोई कैमरा, मतलब हाइड्रोजन के अंदर से कोई टॉर्च मार रहा है, फ्लैश मार रहा है, अचानक से फ्लैश मारता है फिर बंद हो जाती है। अब यार एटम के अंदर से मार रहा है तो जैसे आपको डॉक्टर, जब तबीयत खराब हो जाएगी डॉक्टर के पास जाओगे, टीवी खराब हो जाएगा तो टीवी मैकेनिक के पास जाओगे, जब एटम में से कोई डाउट आ रहा है तो रदरफोर्ड के पास ही तो जाएंगे वो, उस समय जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा था। तो उन्होंने कहा यार ये बताओ हाइड्रोजन के संग जब मैं ऐसे खेलता हूं तो ये स्पेक्ट्रम क्यों दिखा रहा है, लाइट क्यों मार रहा है, टॉर्च क्यों मार रहा है, इसके अंदर कोई जुगनू फुगनू बैठा है क्या, कौन है जो बीच बीच में टॉर्च मार देता है, क्या वजह है, इन शॉर्ट वजह क्या है, क्यों बीच में, क्या कुछ और भी है एटम में, क्या कुछ और भी, नो डाउट कोई तो थ्योरी होगी, अचानक से एटम लाइट दिखा देता है, फ्लैश मार देता है। फिर उसके बाद लाइमन नाम के भी एक साइंटिस्ट हुए, लाइमन, उन्होंने कहा मैं भी देखूंगा यार बामर ने क्या देखा है, मैं भी देखूंगा। उन्होंने वही बामर वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो उन्होंने, अच्छा जो बामर ने देखा ना वो तो देखा ही, अब लाइमन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैं भी देखता हूं यार उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने देखा कि यार बामर ने तो जो देखा है वो तो सत्य है ही, मैंने और देखा है कि मैंने भी देखा है कि हाइड्रोजन एक और कलर का लाइट मार रहा है, एक और कलर का स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, एक और फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ दिखा रहा है। मतलब उन्होंने बामर से भी अलग हटके एक चीज और देखी कि नहीं हाइड्रोजन ये तो दिखा ही रहा है, ये वाला स्पेक्ट्रम भी दिखा रहा है, जो बामर की नजरों में नहीं आया था। एक्चुअली बामर की नजरों में नहीं आया था कि ये वाली टॉर्च भी मार रहा है। तो इसीलिए है ना, बामर ने जो देखा उसको नाम दे दिया गया बामर स्पेक्ट्रम, जो लाइमन ने देखा ऑब्जर्व किया उसको दे दिया लाइमन स्पेक्ट्रम। अच्छा ये देखना भी तो बड़ा शाबाशी का खेल है ना, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है ना, नॉर्मल कि जैसे मैं दिवाली का अनार फोड़ू और यूं कहूं देखो अनार लाइट फेंक रहा है, नोट कर लो थ्योरी में, मेरे नाम से थ्योरी पढ़ाना कि अनार को जलाओ तो वो लाइट फेंकता है, लिखो ऋतुराज थ्योरी ऑफ अनार। अबे ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन लाइट मार रहा है एक आश्चर्यजनक रूप से, है ना। ये तो इसे ढूंढना भी तो क्रेडिट जाता है, बामर ने ढूंढा, फिर लाइमन ने एक अलग स्पेक्ट्रम देखा बामर से अलग हटके, फिर पाश्चन ने भी देखा, पाश्चन तो यानी हाइड्रोजन कभी कभी टॉर्च मारता है, क्यों मारता है इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये दो फेलियर्स थे। अगली क्लास में बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जिन्होंने इसको इन थ्योरीज को तो एक्सप्लेन कर ही दिया, हालांकि बाद में उनकी में भी चुल हुई, नो डाउट वो भी कोई भगवान नहीं थे, लेकिन इस पजल को उन्होंने एटलीस्ट सॉल्व किया और थोड़ा सा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पॉलिश किया कि थोड़ा सा एक्यूरेसी कर दो, मतलब थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। ये तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी मैं बता दूं, इसका बदला रदरफोर्ड का, गीगर मार्सन का, सबका बदला बोर लेगा, वहां न्यूमेरिकल आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है।